हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर के कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको ये समस्या पैदा होती है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर आपको बढ़ा हुआ रहता है तो उस केस में आपके पास ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये ब्लड प्रेशर के लिए। अगर आप इन सब बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ये एक साइलेंट कंडीशन है और इनिशियल स्टेजेस में ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं उस पॉइंट तक आपका ब्लड प्रेशर पहुंचने में, जबकि इसके लक्षण जो हैं वो उजागर होने शुरू होते हैं। और जो इसके लक्षण होते हैं वो होते हैं फ्लशिंग ऑफ द फेस। सबसे पहला जो लक्षण है वो ये कि आपका जो चेहरा है उस पर आपको फ्लशिंग महसूस होती है, हर समय रेडनेस महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे तमतमा रहा है आपका चेहरा, आप बड़ी देर से भाग के आए हैं अभी, इस तरह से आपका कुछ फेस महसूस होता है आपको। इसके साथ साथ दूसरा जो एक लक्षण होता है वो ये कि आपकी जो आईज़ हैं, आई बॉल्स हैं, उसके अंदर आपको पिन पॉइंटेड रेड रेड स्पॉट से नज़र आते हैं जो कि ब्लड क्लॉट्स होते हैं। ये एक सिम्टम हो सकता है लेटर स्टेजेस में, जो कि ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल नहीं रहता है तो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और जो कॉमन चीज़ है वो है डिजीनेस, यानी कि चक्कर जैसा महसूस होना या दिमाग का संतुलन में न रहना। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। इसके साथ साथ बिना किसी वजह के हर समय अगर आपको सर दर्द की शिकायत रहती है या फिर आपको बार बार रिकरेंट नोज ब्लीड्स हो रहे हैं, नाक से ब्लड आता है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है जो इशारा करता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जितने भी लक्षण हैं ये आपको हमेशा एडवांस्ड स्टेजेस में नज़र आते हैं, इनिशियल स्टेजेस में नज़र नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप वक्त वक्त पे अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक कराते रहें। यही एक इकलौता ऐसा उपाय है जिसकी मदद से आप सही समय पे अपने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी जो उम्र है वो 35 साल से ऊपर हो गई है तो उस केस में आपको साल में कम से कम 1 या 2 बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए। और अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है या कोई रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर का तो उस केस में ये फ्रीक्वेंसी आपको और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। हर 2 महीने में या 3 महीने में आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, जिससे समय रहते आप ब्लड प्रेशर को डायग्नोज कर सकें और उसका मैनेजमेंट सही तरीके से इनिशियल स्टेजेस में ही कर सकें। अब बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ के बारे में फर्दर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होती है ये बेसिकली 2 तरह की होती है। एक होती है एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, और एक होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी इस टाइप का जो ब्लड प्रेशर होता है ये ज़्यादा कॉमन होता है और मोस्टली लोगों के अंदर एसेंशियल हाइपरटेंशन ही पाई जाती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन का सबसे मेन जो कॉज होता है वो होता है जीन्स, यानी ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जेनेटिक होती है, फैमिली हिस्ट्री में रन करती है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपके अंदर एसेंशियल हाइपरटेंशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा मेन रीज़न होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन के डेवलप होने का। इसके साथ साथ दूसरा एक जो रीज़न है वो है एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे अंदर एसेंशियल हाइपरटेंशन के पैदा होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली 65 साल से ऊपर आने के बाद एसेंशियल हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी जो ब्लैक्स होते हैं उनके अंदर एसेंशियल हाइपरटेंशन ज़्यादा पाई जाती है इन कंपैरिजन टू वाइट पीपल। इसके साथ साथ अगर आप ओबीज़ हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो मोटापे की वजह से भी आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली अगर आप कोई लेडी हैं और आप एक दिन में एक ड्रिंक से ज़्यादा लेती हैं तो आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है।
सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जहाँ तक बात आती है तो ये डेवलप होती है किसी दूसरे ऑर्गन के मैल फंक्शन की वजह से। यानी प्रॉब्लम तो आपके किसी और ऑर्गन में है, लेकिन उस ऑर्गन की वजह से आपके जो ब्लड प्रेशर है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई किडनी डिजीज़ है तो ये सबसे मेन कॉमन कॉज है कि आपके अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसकी वजह से पैदा हो सकती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ अगर आपको कोई है, यानी आपके दिल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पैदाइश से आपको है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के पैदा होने का। इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनको खाने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो भी कहलाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। या बहुत सारे ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी में होता है उसके अंदर कई बार कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, कॉज हो सकता है आपके सेकेंडरी हाइपरटेंशन के डेवलप होने का। बहुत से लोगों के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन आपको पैदा हो सकता है। तो बेसिकली सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आपको एज सच डायरेक्टली कोई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है, बट दूसरे ऑर्गन्स के अंदर या दूसरे सिस्टम्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपको जो ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर के केस में आपके पास ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ब्लड प्रेशर है, किस टाइप का हाइपरटेंशन आपके अंदर है। अगर आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो उस केस में जो इनिशियली हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस की शक्ल में शुरू करते हैं। यानी आपको अपना वज़न घटाना होता है, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी होती है, आपको सोडियम अपनी डाइट में घटाना पड़ता है, आपको वेजिटेबल डाइट ज़्यादा लेनी होती है, फाइबर ज़्यादा लेना होता है, आपको नॉन वेज डाइट से परहेज़ करना होता है, आपको जो है वो स्मोकिंग क्विट करनी होती है, अल्कोहल आपको मॉडरेशन में लेना होता है। और इसी तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, और इनिशियल स्टेजेस में मोस्टली केसेस में इन चीज़ों से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। बट अगर इन चीज़ों से आपका जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल नहीं होता है, तो सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है मेडिकेशन की फॉर्म में। और मेडिकेशन यूजुअली जो स्टार्ट की जाती हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, चाहे वो बीटा ब्लॉकर्स हों, चाहे वो एस इनहिबिटर्स हों, चाहे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हों। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज़ हैं दवाइयों की जो कि आपको दी जाती हैं आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो कि ब्लड प्रेशर के अंदर अच्छा रिजल्ट आपको देती हैं, और वो पूरी तरह से काफ़ी हद तक सेफ़ भी होती हैं। कुछ होम रेमेडीज़ और ऐसे घरेलू नुस्खे भी हैं जो लोग इनिशियल स्टेजेस में यूज़ करते हैं, और उनसे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आने वाले टाइम में हम वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत सारे हर्ब्स के बारे में, बहुत सारी होम रेमेडीज़ के बारे में। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको आने वाले टाइम में देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आने वाले दिन में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर कोई दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में उस स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट किया जाता है ताकि वो ऑर्गन आपका ठीक हो जाए और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत अलग चीज़ है और उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी अलग है, और चूंकि बहुत ज़्यादा अनकॉमन चीज़ है तो उसके बारे में ज़्यादा फिलहाल अभी हम बात नहीं करेंगे, और शायद आने वाले टाइम में भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन को हम टारगेट नहीं करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा, जो हमारा फोकस रहेगा, वो एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए ही होगा। तो आने वाले टाइम के लिए भी आप तैयार रहिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ का इंतज़ार करते रहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो की मदद से आपने ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई और इससे आपने कुछ नया सीखा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं और आने वाले टाइम में इस तरह का कंटेंट और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। कोई सवाल अगर आपका है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।